नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन का अगला भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। जालपा ने अपने नाखूनों को देखते हुए कहा, पुलिस में उम्मीदवार है। मैंने ताज्जुब से कहा, पुलिस के आदमी होकर वह तुम्हें यहाँ आने की आज़ादी देते हैं? जालपा इस प्रश्न के लिए तैयार न मालूम होती थी। कुछ चौंक कर बोली, वह मुझसे कुछ नहीं कहते। मैंने उनसे यहाँ आने की बात नहीं कही। वह घर पर बहुत कम आते हैं, वहीं पुलिस वालों के साथ रहते हैं। उन्होंने एक साथ 3 जवाब दिए। फिर भी उन्हें शक हो रहा था कि इनमें से कोई जवाब इत्मीनान के लायक नहीं है। वह कुछ खिसियानी सी दूसरी तरफ ताकने लगी। मैंने पूछा, तुम अपने स्वामी से कहकर किसी तरह मेरी मुलाकात उस मुखबिर से करा सकती हो जिसने इन कैदियों के खिलाफ गवाही दी है? रमानाथ की आंखें फैल गईं और छाती धक धक करने लगी। जोहरा बोली। यह सुनकर जालपा ने मुझे चुभती हुई आंखों से देखकर पूछा, उनसे मिलकर क्या करोगी? मैंने कहा, तुम मुलाकात करा सकती हो या नहीं, मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ। तुमने इतने आदमियों को फंसाकर क्या पाया? उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि तुमने इतने आदमियों को फंसाकर क्या पाया। देखूंगी वह क्या जवाब देते हैं। जालपा का चेहरा सख्त पड़ गया। बोली, वह ये कह सकता है कि मैंने अपने फ़ायदे के लिए कहा। सभी आदमी अपना फ़ायदा सोचते हैं। मैंने भी सोचा, जब पुलिस के सैकड़ों आदमियों से कोई ये प्रश्न नहीं करता तो ये प्रश्न उनसे क्यों किया जाए? इससे कोई फ़ायदा नहीं। मैंने कहा, अच्छा मान लो तुम्हारा पति ऐसी मुखबिरी करता तो तुम क्या करती? जालपा ने मेरी तो तरफ सहमी हुई आंखों से देख कर कहा, तुम मुझसे ये सवाल क्यों करती हो? तुम खुद अपने दिल में इसका जवाब क्यों नहीं ढूंढती? मैंने कहा, मैं तो उनसे कभी न बोलती, न कभी उनकी सूरत देखती। जालपा ने गंभीर चिंता के भाव से कहा, शायद मैं भी ऐसा ही समझती, न समझती कुछ नहीं कह सकती। आखिर पुलिस के अफसरों के घर में भी तो औरतें हैं। वे क्यों नहीं अपने आदमियों को कुछ कहती? जिस तरह उनके हृदय अपने मर्दों के से हो गए हैं, संभव है मेरा हृदय भी वैसा ही हो जाता। इतने में अंधेरा हो गया। जालपा देवी ने कहा, मुझे देर हो रही, बच्चे साथ हैं, कल हो सके तो फिर मिलिएगा। आपकी बातों में बड़ा आनंद आता है। मैं चलने लगी तो उन्होंने चलते चलते मुझसे कहा, ज़रूर आइएगा, वहीं मैं मिलूँगी, आपका इंतज़ार करती रहूँगी। लेकिन 10 ही कदम के बाद फिर रुककर बोली, मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। अभी तुमसे बात करने से जी नहीं भरा। देर हो रही है तो आओ कुछ देर गपशप करें। मैं तो ये चाहती थी अपना नाम जोहरा बतला दिया। रमा ने पूछा, सच? जोहरा? हाँ, हरज क्या? पहले तो जालपा जी जरा सी चौंकी, पर कोई बात नहीं, समझ गई बंगाली मुसलमान होगी। हम दोनों उसके घर आ गए। उस जरा से कटघरे में ना जाने वह कैसे बैठती हैं, एक तिल भी जगह नहीं। कहीं मटके हैं, कहीं पानी, कहीं खाट, कहीं बिछावन। सील और बदबू से नाक फटी जाती है। खाना तैयार हो गया था। दिनेश की बहू बर्तन धो रही थी। जालपा ने उसे उठा दिया, जाकर बच्चों को खिलाकर सुला दो, मैं बर्तन धोए देती हूँ, और खुद बर्तन मांजने लगी। उनकी ये खिदमत देखकर मेरे दिल पर इतना असर हुआ कि मैं भी वहीं बैठ गई और मांजे हुए बर्तनों को धोने लगी। जालपा ने मुझे वहाँ से हट जाने के लिए कहा, पर मैं ना हटी, बराबर बर्तन धोती रही। जालपा ने जब पानी का मटका अलग हटाकर कहा, मैं पानी ना दूंगी, तुम हट जाओ, मुझे बड़ी शर्म आती है, तुम्हें मेरी कसम, हट जाओ। यहाँ आना तो तुम्हारी सज़ा हो गई। तुमने ऐसा काम अपनी ज़िंदगी में क्यों किया? मैंने कहा, तुमने भी तो कभी नहीं किया होगा। जब तुम करती हो तो मेरे लिए क्या हर्ज है? जालपा ने कहा, मेरी और बात है। मैंने पूछा, क्यों? जो बात तुम्हारे लिए वही मेरे लिए भी है। क्यों मेहरी नहीं रख लेती? जालपा ने कहा, मेहरियाँ 8-8 रुपये मांगती हैं। मैं बोली, मैं 8 रुपये महीना दे दिया करूँगी। जालपा ने ऐसी निगाहों से मेरी तरफ देखा जिसमें सच्चे प्रेम के साथ सच्चा उल्लास, सच्चा आशीर्वाद भरा हुआ था। वह चितवन आह कितनी पाकीज़ा थी, कितनी पाक करने वाली। उनकी इस बेगरज खिदमत के सामने मुझे अपनी ज़िंदगी कितनी जलील, कितनी काबिल नफ़रत मालूम हो रही थी। उन बर्तनों के धोने में मुझे जो आनंद मिला मैं उसे बयान नहीं कर सकती। बर्तन धोकर उठी तो बुढ़िया के पाँव दबाने बैठ गई। मैं चुपचाप खड़ी थी। मुझसे बोली, तुम्हें देर हो रही है तो जाओ, कल फिर आना। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाकर उधर ही निकल जाऊंगी।
गरज 9 बजे के बाद मैं वहाँ से चली। रास्ते में मैंने कहा, जालपा तुम सचमुच देवी हो। जालपा ने छूटते ही कहा, जोहरा ऐसा मत कहो, मैं खिदमत नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझसे बड़ी अभागिन संसार में नहीं होगी। मैंने अनजान बनकर कहा, इसका मतलब नहीं समझी। जालपा ने सामने ताकते हुए कहा, कभी समझ जाओगी। मेरा प्रायश्चित जन्म में पूरा न होगा, इसके लिए मुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे। मैंने कहा, तुम तो मुझे चक्कर में डाले देती हो बहन, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जब तक तुम समझा न दोगी मैं तुम्हारा गला न छोड़ूंगी। जालपा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, जोहरा किसी बात को खुद छिपाए रखना इससे ज़्यादा आसान है कि दूसरों पर ये बोझ रखूं। मैंने आर्त कंठ से कहा, पहली मुलाकात में अगर आपको मुझ पर इतना एतबार न हो तो मैं आपको इल्ज़ाम न दूंगी, मगर कभी न कभी आपको मुझ पर एतबार करना पड़ेगा। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कुछ दूर तक हम दोनों चुपचाप चलती रहीं। एकाएक जालपा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, जोहरा अगर इस वक्त तुम्हें मालूम हो जाए कि मैं कौन हूँ तो शायद तुम नफरत से मुंह उधर लोगी और मेरे साय से भी दूर भागोगी। इन लर्जिशों में न मालूम क्या जादू था, मेरे सारे रोए खड़े हो गए। ये एक रंज और शर्म से भरे हुए दिल की आवाज़ थी। इसने मेरी स्याह जिंदगी की सूरत मेरे सामने खड़ी कर दी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। ऐसा जी में आया कि अपना सारा स्वांग खोल दूं। न जाने उनके सामने मेरा दिल क्यों ऐसा हो गया। मैंने बड़े बड़े काइये और छटे हुए सौदों और पुलिस अफसरों को चपर गट्टू बनाया है, पर उनके सामने जैसे भीगी बिल्ली बनी थी। फिर मैंने जाने कैसे अपने को संभाल लिया। मैं बोली तो मेरा गला भी भरा हुआ था, ये तुम्हारा ख्याल है देवी, शायद मैं तुम्हारे पैरों पर गिर पड़ूंगी। अपनी या अपनों की बुराइयों पर शर्मिंदा होना सच्चे दिलों का काम है। जालपा ने कहा, लेकिन तुम मेरा हाल जानकर करोगी क्या? बस इतना ही समझ लो कि एक गरीब अभागिन औरत हूँ, जिसे अपने ही जैसे अभागे गरीब आदमियों के साथ मिलने जुलने में आनंद आता है। इसी तरह मैं बार बार टालती रही, लेकिन मैंने पीछा न छोड़ा। आखिर मुँह से आखिर उसके मुँह से बात निकाल ही ली। रमा ने कहा, ये नहीं, सब कुछ कहना पड़ेगा। जोहरा, अब आधी रात तक की कथा कहाँ तक सुनाऊँ, घंटों लग जाएंगे। जब मैं बहुत पीछे पड़ी तो उन्होंने कहा, मैं उसी मुखबिर की बदनसीब औरत हूँ जिसने इन कैदियों पर ये आगत ढाई है। ये कहते कहते वे रो पड़ी। फिर जरा आवाज़ को संभाल कर बोली, हम लोग इलाहाबाद के रहने वाले का ऐसी बात हुई कि इन्हें वहाँ से भागना पड़ा। किसी से कुछ कहा न सुना, भाग आए। कई महीनों में पता चला कि वह यहाँ है। रमा ने कहा, इसका भी एक किस्सा है, तुमसे बताऊंगा। तभी जालपा के सिवा और किसी को ये न सोचती। जोहरा बोली, ये सब मैंने दूसरे दिन जान लिया। अब मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हो गई। जालपा मेरी सहेली है, शायद ही अपनी कोई बात उन्होंने मुझसे छिपाई हो। कहने लगी, जोहरा मैं बड़ी मुसीबत में फंसी। एक तरफ तो आदमी की जान, कई खानदानों की तबाही, दूसरी तरफ अपनी तबाही। मैं चाहूँ तो आज इन सबों की जान बचा सकती हूँ। मैं अदालत को ऐसा सबूत दे सकती हूँ कि फिर मुखबिर की शहादत की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी, पर मुखबिर को सज़ा से नहीं बचा सकती। बहन, इस दुविधा में मैं पड़ी नरक का कष्ट झेल रही हूँ। न यही होता है इन लोगों को मरने दूँ, और न यही हो सकता कि रमा को आग में झोंक दूँ। ये कहकर वह रो पड़ी और बोली, बहन मैं खुद मर जाऊँगी, पर उनका अनिष्ट मुझसे न होगा। न्याय पर उन्हें भेंट नहीं कर सकती। अभी देखती हूँ क्या फैसला होता है। नहीं कह सकती उस वक्त मैं क्या कर बैठूँ। शायद वहीं हाई कोर्ट में सारा किस्सा कह सुनाऊँ। शायद उसी दिन जहर खाकर सो रहे। इतने में देवी तीन का घर आया। हम दोनों विदा हुई। जालपा ने मुझसे बहुत इसरार किया कि कल इसी वक्त फिर आना। दिन भर तो उन्हें बात करने की फुर्सत नहीं रहती, बस वही शाम को मौका मिलता। वह इतने रुपए जमा कर देना चाहती थी कि कम से कम दिनेश के घर वालों को कोई तकलीफ ना हो। 200 रुपया से ज़्यादा जमा कर चुकी हैं। मैंने भी 5 रुपये दिए। मैंने एक दो बार जिक्र किया कि आप इन झगड़ों में ना पड़िए, अपने घर चली जाइए, लेकिन मैं साफ साफ कह देती हूँ, मैं कभी जोर देकर ये बात नहीं कही। जब जब मैंने इसका इशारा किया, उन्होंने ऐसा मुँह बनाया, ये बात सुनना भी नहीं चाहती। मेरे मुंह से पूरी बात न निकलने पाई। एक बात है, कहो तो कहूँ। रमा ने मानो ऊपरी मन से कहा, क्या बात है? जोहरा, डिप्टी साहब से कह दूँ कि वह जालपा को इलाहाबाद पहुँचा दे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बस 2 औरतें उन्हें स्टेशन तक
बातों में ले जाएंगी, वहीं गाड़ी तैयार मिलेगी, वह उसमें बैठा दी जाएंगी, या कोई और तदबीर सोचो। रमा ने जोहरा की आंखों में आंख मिलाकर कहा, क्या ये मुनासिब होगा? जोहरा ने शर्माकर कहा, मुनासिब तो न होगा। रमा ने चटपट जूते पहन लिए। जोहरा से पूछा, देवी दिन के ही घर पर रहती है ना? जोहरा उठ खड़ी हुई, उसके सामने आकर बोली, तो क्या इस वक्त जाओगे? रमानाथ, हाँ जोहरा, इसी वक्त चला जाऊंगा। बस उनसे 2 बातें करके इस तरफ चला आऊँगा जहाँ मुझे अब से बहुत पहले चला जाना चाहिए था। जोहरा, मगर कुछ सोच लो, नतीजा क्या होगा? रमानाथ, सब सोच चुका। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल की कैद, दरोग बयानी के जुर्म में। बस अब रुखसत, भूल मत जाना जोहरा, शायद फिर कभी मुलाकात हो। रमा बरामदे से उतरकर सहन में आया। क्षण में फाटक के बाहर दरबान ने कहा, हुजूर ने दरोगा जी को इत्तला कर दी है। रमानाथ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है चौकीदार, मैं ज़रा उनसे पूछ लूँ, मेरी रोजी क्यों ले रहे हो हुजूर? रमा ने कोई जवाब नहीं दिया, तेजी से सड़क पर चल खड़ा हुआ। जोहरा निस्पंद खड़ी उसे हसरत भरी आंखों से देख रही थी। रमा के प्रति ऐसा प्यार, ऐसा बिकल करने वाला प्यार उसे कभी न हुआ। जैसे कोई वीर वाला अपने प्रियतम को समरभूमि की ओर जाते देखकर गर्व से फली न समाती हूँ। चौकीदार से लपक कर दरोगा ने कहा, वह बेचारे खाना खाकर लेटे ही थे, घबराकर निकले। रमा के पीछे दौड़े और पुकारा, बाबू साहब जरा सुनिए तो, 1 मिनट रुक जाइए। इससे क्या फ़ायदा? कुछ मालूम तो हो आप कहाँ जा रहे हैं? आखिर बेचारे एक बार ठोकर खाकर गिर पड़े। रमा ने लौटकर उन्हें उठाया और पूछा, कहीं चोट तो नहीं आई? दरोगा, कोई बात न थी, जरा ठोकर खाकर गिर गया। आखिर आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? सोचिए तो इसका नतीजा क्या होगा? रमानाथ, मैं 1 घंटे में लौट आऊँगा। जालपा को शायद मुखालिफों ने बहकाया है, हाई कोर्ट में एक अर्जी दे दे, जरा उसे जाकर समझाऊंगा। दरोगा, ये आपको कैसे मालूम हुआ? रमानाथ, जोहरा कहीं से सुनकर आई है। दरोगा, बड़ी बेवफा औरत है, ऐसी औरत का तो सिर काट लेना चाहिए। रमानाथ, इसीलिए तो जा रहा हूँ, या तो इसी वक्त उसे स्टेशन पर भेज आऊँगा, या बुरी तरह पेश आऊँगा कि वह भी याद करेगी। ज़्यादा बातचीत मौका नहीं है, रात भर के लिए मुझे इस कैद से आज़ाद कर दीजिए। दरोगा, मैं भी चलता हूँ, जरा ठहर कर जाइए। रमानाथ, जी नहीं, बिल्कुल मामला बिगड़ जाएगा, मैं भी आता हूँ। दरोगा लाजवाब हो गए। 1 मिनट तक खड़े सोचते रहे, फिर लौट पड़े। जोहरा से बातें करते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ चले। उधर रमा ने आगे बढ़कर एक तांगा किया। देवी दिन के घर पहुंचा। जालपा दिनेश के घर से लौटी थी और बैठी जग्गू और देवी दिन से बातें कर रही थी। वह इन दिनों एक ही वक्त खाना खाया करती थी। इतने में रमा ने नीचे से आवाज़ दी। देवी दिन उसकी आवाज़ पहचान गया, बोला, भैया आए शायद। जालपा, कह दो यहाँ क्या करने आए, वहीं जाएं। देवी दिन, नहीं बेटी, जरा पूछ तो लोग क्या कहते हैं, इस वक्त कैसे उन्हें छुट्टी मिली? जालपा, मुझे समझाने आए होंगे और क्या, मगर मुंह धो रखें। देवी दिन ने द्वार खोल दिया। रमा ने अंदर आकर कहा, दादा, तुम मुझे यहाँ देखकर इस वक्त ताजुब कर रहे होगे। 1 घंटे की छुट्टी लेकर आया हूँ। तुम लोगों से अपने बहुत से अपराधों को क्षमा कराना था। जालपा ऊपर है? देवी दिन बोला, हाँ है तो, अभी आई है, बैठो, कुछ खाने को लाऊं। रमानाथ, नहीं, मैं खाना खा चुका, बस जालपा से 2 बातें करना चाहता हूँ। देवी दिन, वह नहीं मानेगी, नाहक शर्मिंदा होना पड़ेगा, वो मानने वाली औरतों में नहीं है। रमानाथ, मुझे 2 बातें करनी है, मेरी सूरत ही नहीं देखना चाहती, जरा जाकर पूछ लो। देवी दिन, इसमें पूछना क्या? दोनों बैठी तो हैं, जाओ, तुम्हारा घर जैसे तब था वैसे अब भी है। रमानाथ, नहीं दादा, उनसे पूछ लो, मैं यूं न जाऊंगा। देवी दिन ने ऊपर जाकर कहा, तुमसे कुछ कहना चाहते हैं बहू। जालपा मुंह लटकाकर बोली, तो कहते क्यों नहीं, मैंने क्या जबान बंद कर दी? जालपा ने ये बात इतने जोर से कही कि नीचे रमा ने सुन ली। कितनी निर्ममता थी उसकी, सारी मिलन लालसा मानो उड़ गई। नीचे ही से खड़े खड़े बोला, ये अगर मुझसे नहीं बोलना चाहती तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, मैंने जज साहब से सारा कच्चा चिट्ठा कह सुनाने का निश्चय कर लिया है। इसी इरादे से इस वक्त चला हूँ। मेरी वजह से इनको इतने कष्ट हुए, इसका मुझे खेद है। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ा हुआ था, स्वार्थ ने मुझे अंधा कर रखा था। प्राणों के मोह ने कष्टों के भय ने बुद्धि हर ली थी। कोई ग्रह सिर पर सवार था, इनके अनुष्ठानों ने इस ग्रह को शांत कर दिया। शायद 2-4 साल के लिए सरकार की मेहमानी खानी पड़े, इसका भय नहीं। जीता रहा तो फिर भेंट होगी,
नहीं, मेरी बुराइयों को माफ़ करना और मुझे भूल जाना। तुम भी देवी दादा और दादी मेरे अपराधों को क्षमा करना। तुम लोगों ने मेरे ऊपर जो दया की वह मरते दम तक ना भूलूंगा। अगर जीता लौटा तो शायद तुम लोगों की कुछ सेवा कर सकूं। मेरी तो ज़िंदगी सत्यानाश हो गई, न दीन का हुआ न दुनिया का। यह भी कह देना कि उनके गहने मैंने ही चुराए थे। शराब को देने के लिए रुपए न थे। गहने लौटाना जरूरी था, इसलिए वह कुकर्म करना पड़ा। उसी का फल आज तक भोग रहा हूँ। शायद जब तक प्राण न निकल जाए भोगता रहूँगा। अगर उसी वक्त सगाई में से सारी कथा कह दी होती तो चाहे उस वक्त उन्हें बुरा लगता, लेकिन यह विपत्ति सिर पर न आती। तुम्हें भी मैंने धोखा दिया दादा। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कायस्थ हूँ। तुम जैसे देवता से मैंने कपट किया, न जाने उसका क्या दंड मिलेगा। सब कुछ क्षमा करना, बस यही कहने आया था। रमा बरामदे के नीचे उतर पड़ा और तेजी से कदम उठाता हुआ चल दिया। जालपा भी कोठे से उतरी, लेकिन नीचे आई तो रमा का पता न था। बरामदा के नीचे उतरकर देवी दीन से बोली, किधर गए दादा? देवी दीन ने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा बहू, मेरी आंखें आंसू से भरी हुई थी। वह अब न मिलेंगे, दौड़ते हुए गए थे। जालपा कई मिनट तक सड़क पर निस्पंद सी खड़ी रही। उन्हें कैसे रोक लूं? इस वक्त वह कितने दुखी हैं, कितने निराश हैं। मेरे सिर पर न जाने क्या शैतान सवार था। फिर उन्हें बुला न लिया। भविष्य का हाल कौन जानता है, न जाने कब भेंट होगी। विवाहित जीवन के इन 2-2.5 सालों में कभी उसका हृदय अनुराग से इतना प्रकंपित न हुआ। विलासिनी रूप में वह केवल प्रेम आवरण के दर्शन कर सकती थी। आज त्याग्नि बनकर उसने उसका असली रूप देखा। कितना मनोहर, कितना विशाल, कितना तेजोमय। विलासिनी ने प्रेमोद्यान की दीवारों को देखा। वह उसी में खुश थी। त्याग्नि बनकर वह उस उद्यान के भीतर पहुंच गई थी, जहाँ कितना रम्य दृश्य था, कितनी सुगंध, कितना वैचित्र, कितना विकास। इसकी सुगंध में कितनी रम्यता का देवत्व भरा था। प्रेम अपने उच्चतर स्थान पर पहुंचकर देवत्व से मिल जाता है। जालपा को अब कोई शंका नहीं कि इस प्रेम को पाकर वह जन्म जन्मांतरों तक सौभाग्यवती बनी रहेगी। इस प्रेम ने उसे वियोग, परिस्थिति और मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया, उसे अभय प्रदान कर दिया। इस प्रेम के सामने अब सारा संसार उसका अखंड वैभव इस प्रेम के सामने अब सारा संसार और उसका अखंड वैभव तुच्छ है। इतने में जोहरा आ गई। जालपा को पटरी पर खड़े देखकर बोली, यहाँ कैसे खड़ी हो बहन? आज तो मैं ना आ सकी, चलो आज मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। दोनों ऊपर चली गईं। दरोगा को भला कहाँ चैन। रमा के जाने के बाद 1 घंटे तक उसका इंतजार करते रहे, फिर घोड़े पर सवार हुए। दरोगा को भला कहाँ चैन। 1 घंटे तक इंतजार करते घोड़े पर सवार हुए। दरोगा जी घोड़े पर सवार हुए और देवी दीन के घर जा पहुँचे। वहाँ पर पता चला कि रमा को यहाँ से गए आधा घंटे से ऊपर हो गया। फिर थाने लौटे, वहाँ रमा का अब तक पता नहीं था। समझे देवी दीन ने धोखा दिया, कहीं उन्हें छिपा रखा है। सरपट साइकिल दौड़ाते हुए देवी दीन के घर पहुँचे और धमकाना शुरू किया। देवी दीन ने कहा, विश्वास न हो घर की खाना तलाशी ले लीजिए, और क्या कीजिएगा। कोई बहुत बड़ा घर भी तो नहीं है, एक कोठरी नीचे है, एक ऊपर। दरोगा ने साइकिल से उतर कर कहा, तुम बतलाते क्यों नहीं, कहाँ गए? देवी दीन ने कहा, मुझे मालूम हो तब तो बतलाऊं। यहाँ आए थे, अपनी घरवाली से तकरार करके चले गए। दरोगा, वह इलाहाबाद कब जा रही हैं? देवी दीन, इलाहाबाद जाने की तो बाबूजी ने कोई बातचीत नहीं की। जब तक हाई कोर्ट का फैसला ना हो जाए वह यहाँ से नहीं जाएगी। दरोगा जी, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आता। ये कहते हुए दरोगा जी नीचे की कोठरी में घुस गए और हर एक चीज़ को गौर से देखा, फिर ऊपर चढ़ गए। वहाँ 3 औरतों को देखकर चौंके। जोहरा को शरारत सूझी। उसने लंबा सा घूंघट निकाल लिया और अपने हाथ साड़ी में छिपा लिए। दरोगा जी को शक हुआ, शायद हजरत ये भेष बदल कर तो नहीं बैठे हैं। देवी दीन ने पूछा, ये तीसरी औरत कौन है? देवी दीन ने कहा, मैं नहीं जानता, कभी कभी बहू से मिलने आ जाती है। दरोगा, मुझे से उड़ते हो, साड़ी पहनाकर मुल्जिम को छिपाना चाहते हो। इनमें कौन सी जालपा देवी हैं? उनसे कह दो कि नीचे चली आए, दूसरी औरत को यहीं रहने दें। जालपा हट गई तो दरोगा जी ने जोहरा के पास आकर कहा, क्यों हजरत मुझसे ये चालें?
क्या कहकर वहाँ से आए थे और यहाँ आकर मज़े में आ गए। सारा गुस्सा हवा हो गया। अब ये भेष उतारिए और मेरे साथ चलिए, देर हो रही है। ये कहकर उन्होंने जेहरा का घूंघट उठा दिया। जोहरा ने ठहाका मारा। दरोगा जी मानो फिसल कर विस्मय सागर में पड़े। बोले, अरे तुम तो जोहरा, तुम यहाँ कहाँ? जोहरा, अपनी ड्यूटी जा रही हूँ। और रमानाथ कहाँ गए? तुम्हें तो मालूम ही होगा, वह तो मेरे यहाँ आने के पहले ही चले गए थे। फिर मैं यहीं बैठ गई और जालपा देवी से बातें करने लगी। अच्छा, मेरे साथ आओ, उनका पता लगाना है। जोहरा ने बनावटी कौतूहल से कहा, क्या अभी तक बंगले पर नहीं पहुँचे? न जाने कहाँ रह गए। रास्ते में दरोगा ने पूछा, जालपा कब तक यहाँ से जाएगी? जोहरा, मैंने खूब पट्टी पढ़ाई है, उसके जाने की अब ज़रूरत नहीं, शायद रास्ते पर आ जाए। रमानाथ ने बुरी तरह डांटा है, उनकी धमकियों से डर गई है। दरोगा, तुम्हें यकीन है कि अब कोई शरारत नहीं करेगी? जोहरा, हाँ, मेरा तो यही ख्याल है। दरोगा, तो फिर वह कहाँ गया? जोहरा, कह नहीं सकती। दरोगा, मुझे उसकी रिपोर्ट करनी है। इंस्पेक्टर साहब और डिप्टी साहब को इतला देना ज़रूरी है। शायद ज़्यादा पी तो नहीं गया? जोहरा, पिए हुए तो थे। दरोगा, तो कहीं पर गिरा पड़ा होगा। इसने बहुत दिख किया है, तो मैं ज़रा उधर जाता हूँ, तुम्हें पहुँचा दूँ तुम्हारे घर तक? जोहरा, बड़ी इनायत होगी। दरोगा ने जोहरा को मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और उनको जरा देर में घर के दरवाजे पर उतार दिया। मगर इतनी देर में मन चंचल हो गया। बोले, अब तो जाने का जी नहीं चाहता। जोहरा, चलो आज कुछ गपशप हो जाए, बहुत दिन हुए तुम्हारी कर्म की निगाह नहीं हुई। जोहरा ने जीने के ऊपर कदम रखकर कहा, जाकर पहले इंस्पेक्टर साहब को इत्तला दीजिए, ये गपशप का मौका नहीं है। दरोगा ने मोटरसाइकिल से उतर कर कहा, नहीं, अब नहीं जाऊंगा। जोहरा, सुबह देखी जाएगी, मैं भी आता हूँ। जोहरा, आप मानते नहीं, शायद डिप्टी साहब आते हों, आज उन्होंने कहला भेजा था। दरोगा, मुझे चकमा दे रही हो जोहरा? देखो, इतनी बेवफाई अच्छी नहीं। जोहरा ने ऊपर चढ़कर द्वार बंद कर लिया। ऊपर जाकर खिड़की से सिर निकाल कर बोली, आदाब अर्ज। दरोगा घर जाकर लेट रहे। 11 बज रहे थे। नींद खुली तो 8 बज गए। उठकर बैठी थी कि टेलीफोन पर पुकार हुई। जाकर सुनने लगे। डिप्टी साहब बोल रहे थे, रमानाथ ने बड़ा गोलमाल कर दिया, उसे किसी दूसरी जगह ठहराया जाएगा। उसका सब सामान कमिश्नर साहब के पास भेज देना होगा। रात को वह बंगले पर था या नहीं? दरोगा ने कहा, जी नहीं, रात मुझसे बहाना करके अपनी बीवी के पास चला गया था। टेलीफोन, तुमने उसको क्यों जाने दिया? हमको ऐसा डर लगता है कि उसने जज से सब हाल कह दिया है। मुकदमा का जांच फिर से होगा। आपसे बड़ा भारी बवंडर हुआ है। सारा मेहनत पानी में फिर गया। उसको ज़बरदस्ती रोक लेना चाहिए। दरोगा, तो क्या वह जज साहब के पास गया था? डिप्टी, हाँ साहब, वहीं गया था और जज भी कायदा को तोड़ दिया। वह फिर से मुकदमा का पेशी करेगा। रमा अपना सामान बदलेगा और उसमें कोई डाउट नहीं। और वह आपका बंगले घर हम साहब उस उम्र में बढ़ जाएगा। जोहरा भी दगा दिया। दरोगा उसी वक्त रमानाथ का सब सामान लेकर पुलिस कमिश्नर के बंगले की तरफ चले। रमा पर ऐसा गुस्सा आ रहा था कि पावे तो समूचा निकल जाए। कम वक्त को कितना समझाया, कैसी कैसी खातिर की, पर दगा ही कर गया। इसमें जोहरा की भी साठगांठ है। बीवी को डांट फटकार करने का महज बहाना था। जोहरा बेगम की तो आज ही खबर लेता हूँ, कहाँ जाती है। देवी दीन से भी समझूंगा। 1 हफ्ते तक पुलिस कर्मचारियों में जो हलचल रही उसका जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। रात की रात, दिन के दिन इसी फिक्र में चक्कर खाते रहे। अब मुकदमे से कहीं ज़्यादा अपनी फिक्र थी। सबसे ज़्यादा घबराहट दरोगा को थी। बचने की कोई उम्मीद नहीं नज़र आती। इंस्पेक्टर और डिप्टी दोनों ने सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर डाल दी। खुद बिल्कुल अलग हो गए। इस मुकदमे की फिर पेशी होगी, इसकी सारे शहर में चर्चा होने लगी। अंग्रेजी न्याय के इतिहास में यह घटना सर्वथा अभूतपूर्व थी। कहीं ऐसा नहीं हुआ। वकीलों में इस पर कानूनी बहसें होती। जज साहब ऐसा भी कर सकते हैं, मगर जज दृढ़ था। पुलिस वालों ने बड़े बड़े जोर लगाए। पुलिस कमिश्नर ने यहाँ तक कहा कि इससे सारा पुलिस विभाग बदनाम हो जाएगा, लेकिन जज ने किसी की नहीं सुनी। झूठे सबूतों पर 15 आदमियों की ज़िंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदारी सिर पर लेना उसकी
आत्मा के लिए असह्य था। उसने हाई कोर्ट को सूचना दी और गवर्नमेंट को भी। इधर पुलिस वाले दिन रात रमा की तलाश में दौड़ धूप करते रहते, लेकिन रमा न जाने कहाँ जा छिपा। उसका कुछ पता न चला। हफ्तों सरकारी कर्मचारियों में लिखा पढ़ी होती रही, मानो कागज स्याह कर दिए गए। उधर समाचार पत्रों में इस मामले की नित्य आलोचना होती। एक पत्रकार ने जालपा से मुलाकात की और बयान छाप दिया, दूसरे ने जोहरा का बयान छाप दिया। इन दोनों बयानों ने पुलिस की बखिया उघेड़ दी। जोहरा ने तो लिखा था, मुझे 50 रुपये इसलिए दिए जाते थे कि रमानाथ को बहलाती रहूं। जोहरा ने लिख दिया कि मुझे तो 50 रुपये रोज इसलिए दिए जाते थे कि रमानाथ को बहलाती रहूं और उसे कुछ सोचने या विचारने का अवसर ना मिले। पुलिस ने इन बयानों को पढ़ा तो दांत पीस लिए। जोहरा और जालपा दोनों कहीं और जा छिपी, नहीं तो पुलिस ने जरूर उनकी शरारत का मजा उन्हें चखाया होता। आखिर 2 महीने के बाद फैसला हुआ। इस मुकदमे पर विचार करने के लिए एक सिविलियन नियुक्त किया गया। शहर के बाहर एक बंगले में विचार हुआ, जिसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ न हो, फिर भी रोज़ 10-12 हजार आदमी जमा हो जाते थे। पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, मुलजिमों में कोई मुखबिर बन जाए, पर उसका उद्योग सफल न हुआ। दरोगा जी चाहते तो नई शहादतें बना सकते थे, पर अपने अफसरों की स्वार्थपरता पर वह इतने खिन्न हुए कि दूर से तमाशा देखने के सिवा और कुछ न मिला। जब सारा यश अफसरों को मिलता और अपना सारा अपयश मातहतों को, तो दरोगा जी को क्या गरज पड़ी कि नई शहादतों की फिक्र में अपना सिर खपाते। इस मामले में अफसरों ने सारा दोष दरोगा के ही सिर पर मढ़ा। उन्हीं की बेपरवाही से रमानाथ हाथ से निकला। अगर ज़्यादा सख्ती की होती, निगरानी रखते, तो जालपा उसे कैसे खत लिख सकती थी और वह कैसे रात को उससे मिल सकता था। ऐसी दशा में मुकदमा उठा लेने के सिवा और क्या किया जा सकता है। तवेरे की भला बंदर के सिर गई। दरोगा बेफिक्र हो गए और नायाब दरोगा का तराई में तबादला करा दिया गया। जिस दिन मुलजिमों को छोड़ा गया, आधा शहर उनका स्वागत करने को जमा था। पुलिस ने 10 बजे रात को उन्हें छोड़ा, पर दर्शक जमा हो ही गए। लोग जालपा को भी खींच ले गए। पीछे पीछे देवी दीन भी पहुंचा। जालपा पर फूलों की वर्षा हो रही थी और जालपा देवी की जय से आकाश गूंज रहा था। मगर रमानाथ की परीक्षा अभी समाप्त न हुई। उस पर दरोगा बयानी का अभियोग चलाने का निश्चय हो गया। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।